नमस्कार। आज की हमारी बातचीत एक आने वाली अहम खगोलीय घटना पर केंद्रित है। जी, हम बात कर रहे हैं 7 सितंबर 2025 को होने वाले चंद्र ग्रहण की। हाँ, और इस पर चर्चा के लिए हमारे पास एक स्रोत है जो इसके कुछ कह सकते हैं विशेष पहलुओं पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, ये स्रोत खासतौर पर इस ग्रहण के धार्मिक और ज्योतिषीय पक्षों को देखता है। तो आज हम इसी स्रोत में दी गई जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शायद हमें ये समझ लेना चाहिए कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। हम सुनते तो हैं, पर ये होता कैसे है, आसान शब्दों में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, होता यह है कि जब हमारी पृथ्वी, आप जानते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हुए ठीक सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अच्छा। तो पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर पड़ने लगती है। जैसे हमारी छाया जमीन पर पड़ती है ना, हाँ हाँ। वैसे ही पृथ्वी की एक बहुत बड़ी छाया अंतरिक्ष में बनती है। और जब चंद्रमा घूमते हुए उस छाया वाले हिस्से से गुजरता है तो वो हमें कम या बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। बस इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सरल तरीके से समझ आ गया। तो अब आते हैं इस विशेष ग्रहण पर, 7 सितंबर 2025 वाला। हमारे स्रोत में इसके समय को लेकर क्या जानकारी है, कब शुरू हो रहा है ये? स्रोत के मुताबिक भारत में ये ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात को 9:58 पर शुरू होता दिखेगा। रात 9:45 बजे, ठीक है। और ये कितनी देर चलेगा? मतलब क्या ये बस थोड़ी देर की घटना होगी? नहीं नहीं, स्रोत बताता है कि काफी लंबा चलेगा। इसकी जो कुल अवधि बताई गई है वो है करीब 3 घंटे और 28 मिनट। 3 घंटे 28 मिनट, मतलब लगभग 3.5 घंटे। जी हाँ, करीब 3.5 घंटे तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया के असर में रहेगा। तो जो लोग इसे देखेंगे उनके लिए ये एक लंबा अनुभव होगा। 3.5 घंटे, ये वाकई एक लंबी अवधि है। पर लगता है सिर्फ इसकी लंबाई ही इसे खास नहीं बनाती। स्रोत कुछ और भी कह रहा है ना, कोई अनूठी बात। हाँ, और शायद यही इस स्रोत का सबसे अहम बिंदु है। वो ये कि ये चंद्र ग्रहण एक बहुत ही, कह सकते हैं, दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है। दुर्लभ संयोग? कैसा संयोग? स्रोत के अनुसार ये घटना पूरे 122 सालों के बाद भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ रही है। 122 साल? अरे वाह! ये तो 1 सदी से भी ज्यादा हो गया। और भाद्रपद पूर्णिमा, इसका मतलब ये वो दिन है जब पितृपक्ष शुरू होता है। बिल्कुल सही। पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। तो स्रोत के हिसाब से इस 122 साल वाले संयोग का क्या मतलब है? क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? देखिए, स्रोत इसे बहुत महत्व दे रहा है। उसका कहना है कि 122 साल बाद ठीक पितृपक्ष के पहले दिन इस ग्रहण का होना, ये इसके धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व को मतलब कई गुना बढ़ा देता है। अक्सर हम देखते हैं कि ज्योतिष या धार्मिक व्याख्याओं में ऐसे लंबे समय के अंतराल या विशेष तिथियों के मेल को गहरा अर्थ लिया जाता है। शायद ये समय की बड़ी चाल और हमारे जीवन, हमारी परंपराओं के बीच के संबंध को दिखाता है। स्रोत तो इसे एक असाधारण घटना बता रहा है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक खगोलीय घटना कुछ समय की गणना और हमारी संस्कृति के खास पड़ाव से जोड़ा जा रहा है। 122 साल का चक्र और पितृपक्ष की शुरुआत, स्रोत इसे एक बड़ी बात मान रहा है। अच्छा, तो समय और इस खास संयोग के अलावा स्रोत ज्योतिषीय प्रभावों की भी बात करता है ना? जी हाँ, ज्योतिषीय पहलू पर भी स्रोत ने बात की है। उसका कहना है कि देखिए, ग्रहण का असर सब राशियों पर एक जैसा नहीं होता। कुछ राशियां हैं जिनके जातकों पर शायद इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो या उन्हें थोड़ी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, क्या स्रोत बताता है कि वो कौन सी राशियां हैं जिन पर असर की संभावना ज्यादा है? हाँ, स्रोत ने कुछ राशियों का नाम साफ तौर पर लिया है। उसके अनुसार मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ये 8 राशियां हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, 8 राशियां। जी, इन 8 राशियों के जातकों को स्रोत के अनुसार इस ग्रहण के समय थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी गई है। ये पूरी तरह उसी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है जो स्रोत में है। तो ज्योतिष के नजरिए से स्रोत इन 8 राशियों पर ध्यान देने को कह रहा है। लेकिन ये सावधानी कैसी होनी चाहिए? क्या इसका मतलब कोई खास खतरा है या कुछ और? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं गया है, पर आमतौर पर जब ज्योतिष में सावधानी की बात होती है तो उसका मतलब होता है कि भाई इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, मन शांत रखने की कोशिश करें। अच्छा, सामान्य तरह की सजगता। हाँ बिल्कुल, स्रोत का इशारा कुछ इसी तरह की सामान्य सजगता की तरफ लगता है, ना कि किसी विशेष खतरे की ओर।
पर हाँ, ये व्याख्या स्रोत के ज्योतिषीय आकलन पर ही आधारित है, ये ध्यान रखना होगा। समझ गई। अच्छा, ज्योतिष के साथ साथ ग्रहणों से एक और चीज जुड़ी होती है, सूतक काल। क्या इसका भी जिक्र है स्रोत में? हाँ हाँ, बिल्कुल है। सूतक काल का जिक्र किया गया है। ये वो समय होता है जो ग्रहण शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण के दौरान चलता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे थोड़ा संवेदनशील समय मानते हैं और स्रोत इसके लिए कुछ खास सावधानियां बताता है। अच्छा, किस तरह की सावधानियां, क्या करने या न करने की सलाह दी गई है सूतक में स्रोत के अनुसार? स्रोत कहता है कि सूतक काल में कुछ कामों से बचना चाहिए, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ या मूर्तियों को छूना, ये सब नहीं करते। ठीक है। खाना पकाने या खाने से भी परहेज करने की बात कही जाती है और कोई नया या शुभ काम शुरू करने से भी बचने का सुझाव है। और इन सब के पीछे स्रोत कोई कारण बताता है, मतलब क्यों ये सब करने से मना किया जाता है? देखिए, स्रोत कोई वैज्ञानिक तर्क तो नहीं देता, क्योंकि उसका नजरिया धार्मिक और ज्योतिषीय है। पर जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ग्रहण और सूतक के समय माहौल में कुछ ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं जो थोड़ी अस्थिर या नकारात्मक हो सकती हैं। अच्छा। तो ये सावधानियां उन संभावित प्रभावों से बचने के लिए होती हैं। स्रोत इसी पारंपरिक समझ को आगे रख रहा है। क्या स्रोत किसी खास समूह के लोगों के लिए, जैसे बुजुर्गों या बच्चों के लिए, कुछ अलग से सावधानी बरतने को कहता है? जी, स्रोत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का खासतौर पर जिक्र है। उन्हें इस दौरान अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का? हाँ, पारंपरिक मान्यताओं में अक्सर ऐसा मानते हैं कि ग्रहण के समय की ऊर्जाएं गर्भ में पल रहे शिशु या छोटे बच्चों के लिए शायद ज्यादा असरदार हो सकती हैं। इसलिए उन्हें घर के अंदर रहने या कुछ खास उपाय करने की सलाह दी जाती है। ये सलाह भी पूरी तरह स्रोत में दी गई जानकारी पर ही आधारित है। ठीक है, तो ग्रहण के दौरान और खासकर सूतक काल में कुछ सावधानियां बताई गई हैं, लेकिन जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद क्या स्रोत कुछ उपाय या काम करने को कहता है, शायद ग्रहण के असर को कम करने के लिए? हाँ, इस पर भी स्रोत बात करता है। उसका मानना है कि ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ काम करने से किसी भी तरह के संभावित नकारात्मक असर को दूर किया जा सकता है और घर में या जीवन में सकारात्मकता लाई जा सकती है। अच्छा, क्या है वो उपाय, क्या करने को कहा गया है? स्रोत में मुख्य तौर पर 3 बातें कही गई हैं। पहली, ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना, स्नान करना। इसे शुद्धि का प्रतीक मानते हैं, जैसे ग्रहण के असर को धो देना। स्नान करना, ठीक है। दूसरा, अपने श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान करना। जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े या पैसे जो भी बन पड़े दान करना अच्छा माना गया है। दान। और तीसरा? और तीसरा है परिवार के सब लोग मिलकर भगवान की पूजा करें या प्रार्थना करें। इससे घर में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा स्रोत का मानना है। स्नान, दान और पूजा, ये तो काफी जानी पहचानी चीजें हैं जो अक्सर ऐसे मौकों पर बताई जाती हैं। क्या इनके अलावा भी कुछ और बताया गया है स्रोत में? हाँ, इन 3 मुख्य उपायों के साथ साथ स्रोत ये भी कहता है कि ग्रहण के बाद थोड़ा ध्यान यानी मेडिटेशन करना, ध्यान करना और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना भी फायदेमंद हो सकता है। ये चीजें मन को शांत करती हैं और किसी भी तरह की चिंता या नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो स्रोत सिर्फ बाहरी शुद्धि और कर्मकांड जैसे स्नान, दान, पूजा पर ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति पर भी जोर दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत ग्रहण को एक ऐसी घटना की तरह देख रहा है जिसके खगोलीय पहलू तो हैं ही, साथ में धार्मिक और ज्योतिषीय पहलू भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ग्रहण के समय सावधानी बरतने को नहीं कह रहा, बल्कि उसके बाद सकारात्मक कदम उठाने की भी बात कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का नजरिया यही लगता है कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन इसके साथ जो मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं उनका भी अपना महत्व है और सावधानियों और उपायों के जरिए इसके असर को संतुलित किया जा सकता है। बल्कि इसे एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति के मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है, ऐसा स्रोत का भाव लगता है। चलिए, तो हमने इस एक स्रोत के आधार पर 7 सितंबर 2025 के चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई अहम बातों पर एक नजर डाली। हमने समझा कि ये रात 9:30 बजे शुरू होगा और करीब 3.5 घंटे तक चलेगा। जी, और हमने स्रोत के उस खास दावे पर भी बात की कि ये ग्रहण 122 साल के लंबे अंतराल के बाद पितृपक्ष की शुरुआत वाले दिन पड़ रहा है और कैसे स्रोत के मुताबिक ये संयोग इसके धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व को बढ़ाता है। फिर हमने स्रोत में दी गई ज्योतिषीय जानकारी देखी, जिसमें 8 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन के लिए थोड़ी सजगता बरतने का सुझाव था, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हमने सूतक काल की बात की
और स्रोत द्वारा सुझाई गई सावधानियों को समझा, जैसे पूजा और भोजन से जुड़े नियम और खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अतिरिक्त ध्यान रखने का सुझाव। और आखिर में हमने ग्रहण खत्म होने के बाद के उपाय जाने, स्नान, दान, परिवार के साथ पूजा और साथ ही मानसिक शांति के लिए ध्यान और मंत्र जाप का महत्व, जो स्रोत बताता है। हाँ, ये सारी जानकारी हमें उसी एक स्रोत से मिली है जिसका विश्लेषण आज हमने किया। बिल्कुल। अब जब हम इस बातचीत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्रोत में बताई गई एक बात सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी बात? स्रोत इस ग्रहण को 122 साल के एक बहुत लंबे चक्र के बाद पितृपक्ष की शुरुआत से जोड़ता है, उसे एक दुर्लभ और अहम घटना बताता है। अगर हम सिर्फ इसी एक अनोखे कनेक्शन पर ध्यान दें, जैसा स्रोत में बताया गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि यह खगोलीय घटना, जिसे 122 साल के चक्र और पूर्वजों को याद करने की अवधि के शुरू होने से जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में वंश परंपरा, समय के बड़े चक्रों या शायद पीढ़ियों के बीच जो एक निरंतरता चलती है, उसके बारे में किस तरह के गहरे विचारों को जन्म दे सकती है। यह सवाल सीधे स्रोत के बताए उस कनेक्शन से ही उठता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। 122 साल का पैमाना, पितृपक्ष का संदर्भ, स्रोत ने जो ये संबंध बनाया है, वो यकीनन हमें समय की विशालता और उसमें हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या चलता रहता है और कैसे ये ब्रह्मांड की घटनाएं हमारी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत यादों से जुड़ जाती हैं। ये एक सोचने लायक सवाल है जो स्रोत की इस जानकारी से उभरता है। बिल्कुल।